मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित अलगोजा कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रज्जू ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रज्जू से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं भी उससे अलग होना चाहती हूँ। नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को बुला लो ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछना आऊं। पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे तो बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जीना चाहेगा ना खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग होने पर तुले हैं तो कौन बनाए। केदार, तो क्या अम्मा, क्या हम अलग घर में रहेंगे। पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार खड़ी कर लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रज्जू नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल पी रहे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव की लड़की लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादाजी बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा भुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रज्जू ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर से बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रज्जू अब भी न बोला। वैसे बोले, वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उनकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा। लू में सब के सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह ना सकता। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम का फांका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया मोर बात न पूछे, मोर सुहागे नाम। एक बार भी तो मुंह से ना फटा कि भैया खा लो। रज्जू को इस समय मारवान तक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। बोलिए, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रज्जू, मुझे चढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करें। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ के लाऊं। मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, मेरा तो अंगूठा जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आए। रज्जू ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछत्ता है। बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं। रज्जू, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ। तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी ना हुई थी कि रज्जू ने नारियल कोने में रख कर दिया और बाग की तरफ चला। रज्जू लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती। मुझे तो इस बेला भूख नहीं। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, खूब भूख क्यों नहीं लगी।
भाइयों ने खाया, अब तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रज्जू ने दांत पीस कर कहा। मुझे जला मत मुलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हे नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट कर रोग ना आने पावेगा, और तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मूलिया तिनक कर बोली। सारा मोह छोड़ तुम्ही को है कि और किसी को भी है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरफ बिसूरते नहीं देखा। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा। मूलिया, घाव पर नून न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इन्हें मर मर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूट लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। बोलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हट छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। और रघु ने कानों पर हाथ रख कर कहा। यह तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तो मुझे घी के मटके में ही डुबो दिए, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो इधर कैसे चैन की बंसी बज रही है? वह तो मना ही रही थी किसी तरह यह सब अलग हो जाएं। अब यह पहले की सी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? और रज्जू ने आहत स्वर में कहा। इसी बात का तो मुझे कम है, काफी से ऐसी आशा ना थी। रज्जू खाने बैठा तो और बिस्के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं। दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था, और दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध में भोजन हो रहा हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसर पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई थी, जैसे भोला महतू द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठता, ऐसा जान पड़ता भोला उसकी तरफ तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से ना उतरती थी। रात को उसे नींद न आती, वह गांव में निकलता तो इस तरह मुँह चुराए सिर झुकाए मानो को हत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रज्जू अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़ें डाल दी गई थीं और बैल बगिए बांट दिए गए थे। केदार की उम्र अब 16 साल की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। कुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदर से जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थीं। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के पास ही रहते थे। वही उन्हें उपटन मलते, वही काजल लगाते, वही गोद में लिए फिरते, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही उसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2-2 लड़के कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका देती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती थी। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक गई थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है, खेतों की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे ना हो पाती, फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों से निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, किंतु मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी।
अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे के द्वार से बैठकर नारियल पीता। भाई काम करता, वह सलाह देता। महतो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। पर वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता है। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़े परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझता आप ही ठीक हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्यों के पास जाने का सामर्थ्य कहाँ था, और सामर्थ्य भी होता तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा भी क्या था। जीर्ण स्वर की औषधि आराम है और पुष्टिकारक भोजन। न वह बसंत मालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाएगी। अब देखो कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना बहुत हाय है, भी अच्छी नहीं होती। आदमी इतना काम करे जितना हो सके, यही नहीं कि रुपए के लिए जान ही दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारी का कौन दोष। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ भैया। भैया की जगह में होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाया हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय तक उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दें, बहाना बना दिया। कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें।